The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जिन्होंने 14 मई 2016 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि हम लोगों का एक स्वभाव दोष रहा है एक समाज के नाते कि हम अपने आप को हमेशा परिस्थितियों के परे समझते हैं और उसके कारण हमारी आत्मा की सोच ना हमें काल से बनने देती है, ना हमें काल का गुलाम बनने देती है। हम लोगों का एक स्वभाव दोष रहा है एक समाज के नाते कि हम अपने आप को हमेशा परिस्थितियों को परे समझते हैं। हम उस सिद्धांतों में पले बड़े हैं कि जहां शरीर तो आता और जाता है, आत्मा के अमरत्व के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं और उसके कारण हमारी आत्मा की सोच न हमें काल से बंधने बंध देती है, न हमें काल का गुलाम बनने देती है। लेकिन उसके कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि हमारी इस महान परंपरा, ये हजारों साल पुरानी संस्कृति, इसके कई पहलू, वो परंपराएं किस सामाजिक संदर्भ में शुरू हुई, किस काल के गर्भ में पैदा हुई, किस विचार मंथन में से बीजारोपण हुआ, वो करीब करीब अलभ्य है। और उसके कारण ये कुंभ मेले की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई होगी, उसके विषय में अनेक प्रकार के विविध मंत्र प्रचलित है। कालखंड भी बहुत बड़ा अंतराल वाला है। कोई कहेगा 1000 साल पहले तो कोई कहेगा 2000 साल पहले। लेकिन इतना निश्चित है कि परंपरा मानव जीवन की सांस्कृतिक यात्रा की पुरातन व्यवस्थाओं में से एक है। मैं अपने तरीके से जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि कुंभ का मेला वैसे 12 साल में एक बार होता है और नासिक हो, उज्जैन हो, हरिद्वार हो, वहां 3 साल में एक बार होता है। प्रयागराज में 12 साल में एक बार होता है। उस कालखंड को हम देखें तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये विशाल भारत को अपने में समेटने का ये प्रयास ये कुंभ मेले के द्वारा होता था। मैं तर्क से और अनुमान से कह सकता हूं कि समाजवेत्ता,
संत महंत ऋषि मुनि जो हर पल समाज के सुख दुख की चर्चा और चिंता करते थे, समाज के भाग्य और भविष्य के लिए नई नई विधाओं का अन्वेषण करते, इनोवेशन करते थे। इन्हें वे हमारे ऋषि जहां भी थे, वे बाह्य जगत का भी रिसर्च करते थे और अंतर यात्रा को भी खोजने का प्रयास करते थे। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही, सदियों तक चलती रही, हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लेकिन संस्कार संक्रमण का काम, विचारों का संकलन का काम, कालानुरूप विचारों को तराजू पर तोलने की परंपरा, ये सारी बातें इस कुंभ की परंपरा में समित थी, समाहित थी। एक बार प्रयागराज के कुंभ मेले में बैठते थे, एक फाइनल डिसीजन लिया जाता था सबके द्वारा मिलकर के कि पिछले 12 साल में समाज यहां यहां गया, यहां यहां पहुंचा। अब अगले 12 साल के लिए समाज के लिए दिशा क्या होगी, समाज की कार्यशैली क्या होगी, किन चीजों की प्राथमिकता होगी। और जब कुंभ से जाते थे तो लोग उस एजेंडा को लेकर के अपने अपने स्थान पर पहुंचते थे। और हर 3 साल के बाद, जबकि कभी नासिक में, कभी उज्जैन में, कभी हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता था, तो उसका मिड टर्म अप्राइजल होता था कि भाई प्रयागराज में जो हम निर्णय करके गए थे, 3 साल में क्या अनुभव आया। और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते थे, 30 दिन तक एक ही स्थान पर रह करके समाज की गतिविधियों, समाज की आवश्यकताएं, बदलता हुआ युग, उसका चिंतन मनन करके उसमें फिर एक बार 3 साल का करणीय एजेंडा तय होता था इन द लाइट ऑफ द मेन महाकुंभ जो कि प्रयागराज में होता था। और फिर 3 साल के बाद दूसरा जब कुंभ लगता था तो फिर से रिव्यू होता था। एक अद्भुत सामाजिक रचना थी ये। लेकिन धीरे 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 अनुभव यह आता है कि परंपराएं तो रह जाती हैं, प्राण खो जाता है। हमारे यहां भी अनुभव यह आया कि परंपरा तो रह गई, लेकिन समय का अभाव है। अब 30 दिन कौन रहेगा, 45 दिन कौन रहेगा। आओ भाई 15 मिनट जरा डुबकी लगा दे, पाप धो जाए, पुण्य कमा ले और चले जाए। ऐसी जैसे बदलाव आया, उसमें से उज्जैन के इस कुंभ में संतों के आशीर्वाद से एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और यह नया प्रयास एक प्रकार से उस सदियों पुरानी व्यवस्था का ही एक मॉडर्न एडिशन है, और जिसमें वर्तमान समझ में, वैश्विक संदर्भ में मानव जात के लिए क्या चुनौतियां हैं, मानव कल्याण के मार्ग क्या हो सकते हैं, बदलते हुए युग में काल बाह्य चीजों को छोड़ने की हिम्मत कैसे आए, पुरानी चीजों को बोझ लेकर के चल करके आदमी थक जाता है, उन पुरानी कालबाह्य चीजों को छोड़ करके एक नए विश्वास और नई ताजगी के साथ कैसे आगे बढ़ जाए, उसका एक छोटा सा प्रयास इस विचार महाकुंभ के अंदर हुआ है। जो 51 बिंदु, अमृत बिंदु इसमें से फलित हुए हैं, क्योंकि ये एक दिन का समारोह नहीं है। जैसे शिवराज जी ने बताया, देश और दुनिया के इस विषयों के जानकार लोगों ने मिलकर के 2 साल मंथन किया है, साल भर विचार विमर्श किया है, और पिछले 3 दिन से इसी पवित्र अवसर पर ऋषियों, मुनियों, संतों की परंपरा को निभाने वाले महान संतों के सानिध्य में
इसका चिंतन मनन हुआ है और उसमें से ये 51 अमृत बिंदु समाज के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि हम राजनेताओं के लिए इस बात को लोगों के गले उतारना हमारे बस की बात है, हम नहीं मानते। लेकिन हम इतना जरूर मानते हैं कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग, चाहे वो गेरुए वस्त्र में हो या न हो, लेकिन त्याग और तपस्या के अधिष्ठान पर जीवन जीते हैं। चाहे एक वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में खपा हुआ हो, चाहे एक किसान अपने खेत में खपा हुआ हो, चाहे एक मजदूर अपना पसीना बहा रहा हो, चाहे एक संत समाज का मार्गदर्शन करता हो, ये सारी शक्तियां एक दिशा में अगर चल पड़ती हैं तो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। और उस दिशा में ये 51 अमृत बिंदु जो है, आने वाले दिनों में भारत के जनमानस को और वैश्विक जनसमूह को भारत किस प्रकार से सोच सकता है और राजनीतिक मंच पर से किस प्रकार के विचार प्रभाव समयानुकूल हो सकते हैं, इसकी चर्चा अगर आने वाले दिनों में चलेगी तो मैं समझता हूं कि प्रयास सार्थक होगा। हम वो लोग हैं जहां हमारी हर छोटी छोटी चीज बड़ी समझने जैसी है। हम उस संस्कार सरिता से निकले हुए लोग हैं जहां एक भिक्षुक भी भिक्षा मांगने के लिए जाता है तो भी उसके मुंह से निकलता है, दे उसका भी भला न दे उसका भी भला। ये छोटी बात नहीं है, ये एक वो संस्कार परंपरा का परिणाम है कि एक भिक्षुक के मुंह से भी शब्द निकलता है, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। यानी मूल चिंतन तत्व भाव ये है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये हर प्रकार से हमारी रगों में भरा पड़ा है। हम ही तो लोग हैं जिनको सिखाया गया है, तेन तकते न भूंजी था, त्याग कर के ही भोग देगा, अप्रतिम आनंद होता है। ये हमारी रगों में भरा पड़ा है। जो हमारी रगों में है वो क्या हमारे जीवन आचरण से अछूता तो नहीं हो रहा है? इतनी महान परंपरा को कहीं हम खो तो नहीं दे रहे हैं? लेकिन कभी उसको जगजोर किया जाए तो अनुभव आता है कि नहीं, आज भी ये सामर्थ्य हमारे देश में पड़ा है। किसी समय इस देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को आह्वान किया था कि सप्ताह में एक दिन शाम का खाना छोड़ दीजिए, देश को अन्न की जरूरत है। और इस देश के कोटि कोटि लोगों ने तेन तख्ते ने भूंजी था, इसको अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया था। और कुछ पीढ़ी तो लोग अभी भी जिंदा है जो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था सप्ताह में एक दिन खाना नहीं खाते, ऐसे लोग आज भी हैं। यही तो तेन तख्ते ने भूंजी था का मंत्र हमारी रगों में पला है। पिछले दिनों ऐसे ही बातों में मैंने पिछले मार्च महीने में देश के लोगों के सामने एक विषय रखा था, ऐसे ही रखा था। रखते समय मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे देश के जन सामान्य का मन इतनी ऊंचाइयों से भरा पड़ा है। कभी कभी लगता है हम उन ऊंचाइयों को पहुंचने में कम पड़ जाते हैं। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगना हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी